नहीं नहीं, रुकिए, पहले सुनिए पहले। अभी तक आप जो पढ़े और अब जो आप पढ़ेंगे, उस दोनों में क्या अंतर है, पहले उसको समझ लीजिए। क्या पढ़े और क्या पढ़ना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप याद कीजिए, हम पढ़े थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। याद है वो? तो वो जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, वो 9th और 10th स्टैंडर्ड का बात था। और यह वह बात था जो आप 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत थी तो उसको दोबारा फिर से किया गया। जैसे आप परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, आयन के बारे में, यौगिक तत्व और मूलक के बारे में, ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पहली बार सुने उसका नाम। और उसको थोड़ा डिटेल में बताया गया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। फिर आप याद कीजिए, रेडिकल का नाम याद है, लिखे थे। फिर उसे फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो सब काम किए थे। तो वह सब काम ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं किए थे, वो 9th 10th में आप ऑलरेडी किए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो उसमें थोड़ा वीक थे उनको थोड़ा और सही किया गया। शुरू में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह बताया गया। फिर जो दूसरा ये क्लास चला था आपका 8 दिन, 8 लेक्चर चला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9th और 10th, वो वाला चीज़। फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में आपको पहले भी बताए थे हम कि ये एक्चुअल में आपके सिलेबस का बात था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्वांटम नंबर, जिसमें आप कक्षा के बारे में, उपकक्षा के बारे में, कक्षक के बारे में ये सब जाने, उसमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में जाने। तो ये सब क्वांटम नंबर था जो दूसरे चैप्टर का कुछ भाग था। यानी आपका पढ़ाई शुरू हो चुका है क्वांटम नंबर से ही, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा था, क्योंकि वह सब ऐसा बेसिक बात होता है जिसके बिना हम केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको वो सब बात बताया जाने लगा। फिर जब क्वांटम नंबर समाप्त हुआ, तब हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक बेसिक चीज ही माना जाता है। 9th 10th में आप 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप पढ़े। यहाँ पर आप 118 का पढ़े। 9th 10th में आप सिर्फ दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे, कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर हम 3 तरीके से पढ़े। कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरा टाइप था, और आप उसमें आपने देखा उसमें कि इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण अलग अलग कक्षक में कैसे कैसे होता है। कब इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है, कब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, कब कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है, कितनी संख्या में अयुग्मित होता है, इन सब बातों को आपने पढ़ा। तो जब आप क्वांटम नंबर स्टार्ट किए थे उसी वक्त आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया था, और ये सब दूसरा चैप्टर का पार्ट चल रहा था जो कि बेसिक बात था। अब हम मुख्य रूप से आपके चैप्टर पर आते हैं, और एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर, ये 11th का क्लास अब यहाँ से प्रॉपर वे में स्टार्ट हो रहा है। और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब आप कहेंगे कि सर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप दो दो बार पढ़ाने लगे। तो दो बार नहीं पढ़ाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक बार 9th 10th का पढ़ाया गया था। और अब जो चलेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये है आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। यानी अब जो बेसिक बातें हैं वो सब 11th की हैं। मतलब आपके सिलेबस की एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। और आप किताब से मिलाओगे तो किताब से भी आपको बढ़िया से मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट 1। हेडिंग डाल दीजिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और चूंकि ये एक बार पहले भी आप हेडिंग डाले हुए हैं तो बहुत कीजिएगा, तो बगल में लिख दीजिएगा क्लास 11th, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आपको इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ हिंदी पर फोकस करेंगे। और इस चैप्टर के शुरुआत में मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा बोर कर सकता है आपको। ये चैप्टर जो है ना, मतलब पढ़ने में हो सकता है कि उतना मजा ना आए जितना मजा इससे पहले आपको आया है। क्योंकि इसमें ना लिखने वाला चीज थोड़ा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि समझने वाला नहीं है, समझने वाला बात भी है, लेकिन थोड़ा कम। इसके बाद जब आप आवर्त सारणी स्टार्ट करोगे, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करोगे, तो वहां पर रटने वाला एक को बातें नहीं है, टोटल का टोटल समझने वाला बात। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? हम अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका परिभाषा प्रॉपर क्या परिभाषा है, तो इसके बारे में देखिए।
आप लिख चुके हैं हेडिंग, चैप्टर का नाम लिख चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए रासायन शास्त्र। रासायन विज्ञान की मूलभूत, और वही कुछ कुछ है, देख लीजिएगा अपने से। संकल्पनाएं उसको बोलते हैं, या अवधारणाएं, हाँ चलेगा यही। रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं या रासायन विज्ञान की मूल संकल्पनाएं या आधारभूत संकल्पनाएं। लेकिन आप प्लीज इतना हिंदी में मत जाइए, साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसका लिहाज कीजिए। चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रासायन शास्त्र। सबसे पहले हम केमिस्ट्री को ही डिफाइन करेंगे। हेडिंग हो चुका है। आइए इसके बारे में जो बातें लिखी गई है उस बात को समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों या यौगिकों के गुण, संगठन, गुण का मतलब समझते हैं। गुण का देखो, सबसे पहले तत्व और यौगिक को तो तुम बेसिक में समझ चुके हो कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। तो हम रासायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? विज्ञान की वह शाखा है यह जिसमें तत्वों या यौगिकों के गुण, मतलब वो लाल है, पीला है, हरा है, द्रव है, गैस है, वह विद्युत का सुचालक होगा, नहीं होगा, कब रासायनिक अभिक्रिया करेगा, कब रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, इन सब बातों को ही हम गुण के अंतर्गत रखते हैं। ये गुण, संगठन, संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब आप जैसे बताइए कि जल का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो बताइए कि एक अणु में दो गो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। तो हम यदि बात करें तो 2:1 का रेशियो है दोनों का, यानी जितना ऑक्सीजन होगा उसका दोगुना ना हाइड्रोजन होगा। तो उसी को एक तरह से आप, इसको इंग्लिश में कंपोजिशन कहा जाता है, संगठन इसको हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खीर बनाते हैं, खीर बनाते हैं तो उसमें हम 2 kg चावल ले लेंगे, 250 ml दूध डाल के, 5 kg चीनी डाल के खीर बना देंगे। ऐसा नहीं खीर बनाएंगे? ये कौन टाइप का खीर होगा? अच्छा, तो एक बात बताइए, तो खीर जब आप बनाते हैं तो उसमें एक फिक्स कंपोजिशन होता है ना, कि दूध की मात्रा ज्यादा लेना है, उसमें थोड़ा सा चावल डालना है, थोड़ा चीनी डालना है, ये मेन मेन तो यही होता है ना। तो कंपोजिशन क्या किसी भी चीज का कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, इसी को हम लोग संगठन कहते हैं। तथा संरचना के बारे में जाना जाता है। संरचना का मतलब है कि दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु आपस में किस तरह की संरचना बनाकर जुड़ रहा है। जैसे हम लोग आदमी हैं तो हमारा सर ऊपर है, आंख यहाँ है, नाक यहाँ है। उसी तरह से जो कोई अणु होता है तो उस अणु में कई सारे परमाणु आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, जब वो जुड़े हैं तो उसकी किस तरह की संरचना बन रही है। त्रिकोणीय संरचना बन रही है, चतुष्फलकीय संरचना बन रही है, सतहीय संरचना बन रही है, किस तरह की संरचना बन रही है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। तो लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों या यौगिकों के गुण, संगठन तथा संरचना के बारे में पढ़ा जाता है उसे रासायन विज्ञान कहते हैं। और इसी के अंतर्गत अब जो पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है वह एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको सुनिए। लिखा हुआ है कि रासायन विज्ञान हमें यह भी बताता है कि तत्वों या यौगिकों में परिवर्तन कैसे होता है, और परिवर्तन के समय ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे सुनिए, पानी में जब आप चूना पत्थर डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो खोलने लगता है, खोलने लगता है। यदि आप उसमें गलती से हाथ डुबो दीजिएगा तो हाथ में फोका हो जाएगा। काहे हो जाएगा फोका? क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, वो सिस्टम गर्म हो रहा है। यदि आप उसको छू दीजिएगा ना तो आपका हाथ पक जाएगा। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ के ही पता चलेगा कि जब हम पानी में चूना पत्थर डालते हैं तो वो रिएक्शन के दौरान गर्म क्यों हो जाता है। आप एक गिलास नॉर्मल पानी ले लीजिए और उस पानी में 2 चम्मच ग्लूकोज डाल दीजिए और गिलास को छुइए, आप फील कीजिएगा गिलास आपको ठंडा लगेगा। गिलास ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि वह उष्मा का अवशोषण करता है। केमिस्ट्री पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि पानी में जब हम ग्लूकोज डालते हैं तो गिलास ठंडा क्यों हो जाता है, आखिर उष्मा का अवशोषण कैसे होता है, ये उष्मा कहाँ से मिलती है, किसको जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि रासायन विज्ञान यह भी बताता है कि तत्वों या यौगिकों में परिवर्तन कैसे होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, H2 और Cl2, H2 हाइड्रोजन गैस है, Cl2 क्लोरीन गैस है।
ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो HCl में बदल जाता है। तो अब बताइए कि दो अणु H2 का और Cl2 का मिलके किस में बदल गया? HCl में। तो हमको केमिस्ट्री पढ़ के ही पता चलेगा कि H2 और Cl2 आपस में जब मिला तो वो HCl में कैसे कन्वर्ट कर गया। इसीलिए लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान यह भी बताता है कि तत्वों या यौगिकों में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बन जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब हम केमिस्ट्री पढ़ के ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो अच्छा, लिख के बैठे हुए हैं आप लोग, तो बहादुर हैं। जब लिखने के लिए बोला जाए तभी लिखा कीजिए, झटपटाइए नहीं, एकदम इत्मीनान रखिए। आप सब हर एक बात आप सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। उतारिए। हो गया क्या? और सुनिए आगे की बात। रासायन विज्ञान में वैसे तो कई शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से रासायन विज्ञान में मात्र कितनी शाखाएं हैं? तीन। एक को कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। एक को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और एक को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंग्लिश में हम लोग इसको, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो हम लोग कह सकते हैं देयर आर मेनली थ्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ये रासायन विज्ञान तीन पार्ट में पढ़ाया जाएगा: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। हम लोग सबसे पहले जो भाग पढ़ेंगे उसमें भौतिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए। तो रासायन विज्ञान के मुख्यतः तीन शाखा है: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। सिर्फ हिंदी को फॉलो करेंगे आप। ऐसा नहीं कि मिला तो उधर को रसगुल्ला देने लगे, कर को देने लगे, फिर आप उतार नहीं पाइएगा, छूट जाएगा आपका। ओके, लिख लिए क्या? तो ये जो तीन ब्रांच है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको अब ये समझना है कि ये तीन डिपार्टमेंट है कैसे, और हम इसको कैसे समझेंगे और क्या पढ़ेंगे इस तीनों में। तो सबसे पहला भाग, एक नंबर हेडिंग डालिए तो भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश सब लिख लेंगे। एक नंबर हेडिंग डालिए भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, जिस तरह से तुम फिजिक्स में पहले थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद उसके आधार पर कुछ नियम आता है, नियम को पढ़ने के बाद कुछ समीकरण मिलता है, और समीकरण जब मिलता है तो उस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, आंकिक प्रश्न बनाते हैं। यह उसी टाइप का टॉपिक है। जितनी भी भौतिक अवधारणाएं हैं
वह रासायनिक प्रक्रम में जब हम लोग उसको परिकलित करते हैं या रासायनिक प्रक्रम से उसको जोड़ देते हैं, भौतिक अवधारणाओं को जब रासायनिक प्रक्रम से जोड़ के पढ़ा जाता है तो उसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन। देखिए लिखा हुआ है, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करता है। इसमें आप यदि रफ भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, केमिस्ट्री का यह एकमात्र वह पार्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं होता है। न्यूमेरिकल आपको किस में मिलेगा? तो जितना भी सुनिएगा, केमिस्ट्री में जितना भी कैलकुलेशन से संबंधित बात है वह सारा का सारा बात किस में होगा? भौतिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में हम लोग वैसे यौगिक के बारे में पढ़ते हैं जो या तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, यानी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स होता है। तो उसको हम बाद में समझाते हैं कि वो क्या है, पहले आप इसको लिखिए। तो ये चीज तुम दिमाग में सेट रखना कि तुमको न्यूमेरिकल सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में ही मिलेगा, बाकी अन्य कहीं भी जगह न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स के जैसा होता है। टॉपिक पढ़िएगा फिर न्यूमेरिकल बनाएगा, फिर टॉपिक पढ़िएगा न्यूमेरिकल बनाइएगा, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करता है। कब उष्मा ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, कब उष्मा देगा, कितना देगा, इन सब चीजों का कैलकुलेशन होता है यहाँ। अब 2-4 दिन तुम खूब मन लगा के कॉपी पर उतारोगे तो तुमको लगेगा कि पढ़ाई हो रहा है। अब क्या है कि जब तक तुम उतारते नहीं हो तब तक तुमको लगता है कि पढ़ाई नहीं हुआ। ताबड़तोड़ उतारो। अभी ये सब उतारने ही वाला बात है, सब ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। दिमाग लगाने वाला बात आएगा तो हमारा स्पीड नॉर्मल हो जाएगा फिर। चलिए दूसरा हेडिंग डालिए। तो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप हेडिंग डाल चुके हैं? आप हेडिंग डाल के रुकिए और हेडिंग डाल के सुनिए पहले आप। देखो तो यहाँ देखिएगा, C6H6 नाम सुने हैं आप? क्या होता है नाम इसका? ये बेंजीन है। बेंजीन किस किस चीज से मिलके बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला हर एक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यदि आपसे कोई हाइड्रोकार्बन की परिभाषा पूछे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी तो चूंकि उसकी शुरुआत नहीं हो रही है तो उस पर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन बता के छोड़ेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? वह हर एक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। और एक होता है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न का मतलब होता है कि उस चीज से बना हुआ। जैसे यदि हम खीर के बारे में बोले, बार बार ये आ रहा है, तो दूध का ही ये व्युत्पन्न हो गया। जैसे आप पेड़ा बोलते हैं तो वो भी दूध का क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया। तो वैसी स्थिति में हम दो चीज के बारे में समझना चाह रहे हैं। एक समझना चाह रहे हैं हाइड्रोकार्बन को, और एक समझना चाह रहे हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को, क्योंकि ये दो चीज अभी परिभाषा में आने वाला है। तो आप पहले ही समझ लीजिए, लिखने में कुछ लगेगा नहीं। बताइए हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? वह सभी यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन छोड़ के एक एग्जांपल आप अपने मन से बताइए तो। CH4, CH4 मीथेन है जी। C2H6,
आप यदि बोलना चाहें ना तो इस पर लाखों यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़े इसलिए आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये सब कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। और देखिए इधर CH3OH, CH3Cl, बताइए ये सब हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं, ये सब हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी तो कुछ आया है। एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ चीज। तो कार्बनिक रसायन, रासायन विज्ञान की या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम या तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में या फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में। तो लिखेंगे डिफिनेशन। देखिए लिखा हुआ है रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, रुकिए रुकिए यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन, यहां पर लिखिए तो हमारे साथ साथ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन, यहां से रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन वाले यौगिक, पूरा का पूरा गलती लिखा हुआ है, इसको हटाओ तो। यहाँ पर कुछ एरर है बहुत बड़ा, हम लिखा रहे, लिखो तो। लिखो तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन वाले यौगिक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिख दीजिए हाइड्रोकार्बन, तथा तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ऐसे लिखाएगा, तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ा जाता है, तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ा जाता है, उसे उसे कार्बनिक रासायन कहते हैं, उसे कार्बनिक रासायन कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा इधर, हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, उसका गुण क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, यही सब ना पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसी सब चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में या फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में। देखो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से दो तरह का कंपाउंड होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अब सुन लो थोड़ा ध्यान से, कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। और ये सारे के सारे यौगिक कॉमनली क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। और वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन भी नहीं हो और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न भी नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में हम लोग कार्बनिक, कार्बनिक रासायन में हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, और अकार्बनिक रासायन में हम लोग अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला ही नहीं डालेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ठीक लिखा हुआ है, लिख लीजिए।
तो इस तरह से आपने देखा कि रासायन विज्ञान में कुल 3 भाग है। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। पढ़ाएं इसको। देखिए लिखा हुआ है रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैसे ही यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, के बारे में पढ़ा जाता है, उसे अकार्बनिक रासायन कहते हैं। अकार्बनिक रासायन मुख्य रूप से वैसा केमिकल होता है या वैसा कंपाउंड होता है जिसमें जनरली कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जैसे NaCl, CaCO3। ये सब क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चेंज करें इसको। क्या आगे बढ़ा जाए? रुक जाइए आप। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान का महत्व। रासायन विज्ञान का कई, ये आपको उतारना नहीं है, ये आपको उतारना नहीं है, ये सिर्फ देखने की चीज है, आप इसको समझ लीजिए, लिखने से कुछ फायदा नहीं है इसको। आप देखिएगा बुक में ये लिखा हुआ है, NCERT में लिखा हुआ है। आप इसको मत देखिए, मतलब इसको लिखिए मत, सिर्फ समझिए। लिखा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्र में रासायन विज्ञान का कई महत्व है। अब देखो बीच में केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के चारों तरफ बहुत सारा बात लिखा हुआ है। केमिस्ट्री को पढ़ के ही आप मेडिसिन को समझ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री को समझ सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस समझ सकते हैं। वो सब सबूत जुटाने वाला सब होता है, सुनता होगा, फॉरेंसिक टीम आ रही है, वो एविडेंस सब जमा करता है, छोटा छोटा चीज को पकड़ता है, कौन चीज छूट गया, जैसे कोई बम विस्फोट हुआ तो किस टाइप के एलिमेंट का उसमें यूज किया गया होगा, कितना हेवी होगा, कहाँ से लाया, ये सब चीज का चेक करता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मतलब समझ रहे हैं, ठोस अवस्था वाला जो बहुत की होता है उसको आप समझ सकते हैं। आप इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग को समझ सकते हैं, इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच होता है इंजीनियरिंग का, उसमें आप अलग अलग केमिकल्स के बारे में जानते हैं। एटमॉस्फेरिक साइंस, वायुमंडलीय साइंस के बारे में आप जान सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंस, कृषि में उपयुक्त होने वाले केमिकल्स के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे खाद वगैरह होता है ना जी, उर्वरक सब। तो अब जैसे आप सुने होंगे DAP होता है, यूरिया होता है, पोटास होता है, ये सब नाम सुने हैं आप। तो ये सब जो उर्वरक है, ये सब आपस में कैसे अलग है, किस पौधा में या किस सीजन में कौन सा उर्वरक देना है, इन सब चीजों के बारे में आप लोग ऐसे जानते होंगे कि गेहूं वर में जैसे पानी उनी लोग पटाते हैं तो यूरिया देते हैं, जब बुआई होता है तो उसमें DAP पोटास दिया जाता है। जो किसान फैमिली से होंगे जरूर ये सब बात जानते होंगे, खास करके लड़का लोग। इवन लड़की लोग भी यदि थोड़ा एक्टिव होगी तो नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो हमको तो पता है ये सब चीज़। तो कहने का ये मतलब है कि इन सब चीज़ों के बारे में तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि आखिर बुआई के बाद तुरंत क्यों यूरिया डाला जाता है। अच्छा एक चीज़ तुम देखा है कि यूरिया जब भी डाला जाता है तो या तो पानी को पटा के डाला जाता है, या यदि यूरिया छीटा गया है तो तुरंत फिर पानी पटाया जाता है। यदि सूखा हुआ खेत में यूरिया दे दीजिएगा ना, तो देने और नहीं देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इन सब चीज़ों को तभी आप समझ पाएंगे जब आप केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ें। तो ये लिखना है क्या इसको? इसको लिखना चाहते हैं क्या? इसको मत लिखिए, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। आगे और भी केमिस्ट्री का बात है, कुकिंग में, खाना में। अरे जितना खाते हैं हम लोग सारा का सारा केमिकल ही है, नहीं है क्या? और सारा का सारा केमिकल है का मतलब एसिड जाके मत पी लेना। खाना जो खा रहे हो सब केमिकल कंपाउंड ही है। बैटरीज के बारे में, फूड के बारे में, पेपर के बारे में, पिल्स के बारे में, सोप के बारे में, पेट्रोल, जियोलॉजी, कंक्रीट, प्लास्टिक, क्लॉथ्स, फ्यूल, सब चीज को डिफाइन या डिस्क्राइब कौन करता है? केमिस्ट्री। तो ये सब सिर्फ देखने का बात है, कहीं ना कहीं ये इस बात से आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई डिपार्टमेंट में जाने की संभावना रहती है, बशर्ते कि आपको बढ़िया नॉलेज हो केमिस्ट्री का तब। अच्छा इसमें वो टीचर वाला ऑप्शन छूट ही गया, टीचर भी आप बन सकते हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए तो पदार्थ की प्रकृति, आप यहां से डालिए। अच्छा एक चीज और, अभी आपने लिखा था कि रासायन कितना डिपार्टमेंट में बटा हुआ है? ये 3। भौतिक रसायन,
कार्बनिक रासायन और अकार्बनिक रासायन। लेकिन तुम ध्यान दो कि हम कोई भी रासायन शुरू नहीं किए हैं। हमारा तीसरे टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्या नाम लिखे हैं? नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति। तो सुनिए काहे ऐसा किए। हमारा भी मेन चैप्टर क्या है? हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको मिलाकर जो बेसिक बेसिक बातें हैं उस सब को पहले एक साथ पढ़ लेंगे। ये चैप्टर जब समाप्त होगा तो एक तरफ से पकड़ेंगे सारा चीज, ठीक है। तो यदि आपको कोई पूछे कि पहला चैप्टर किस में आता है, तो पहला चैप्टर सच पूछिए तो वो बेसिक है, वो ना फिजिकल में आता है, ना ऑर्गेनिक में आता है, ना ही इनऑर्गेनिक में आता है। नहीं आता है तो सब में आता है। लेकिन एनसीईआरटी तो इतना मिक्स कर दिया है कि इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत मानता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है इसमें। देखिए तो पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। आप याद कीजिए नाइन्थ में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। नाइन्थ जब आप पढ़े होंगे तो सबसे पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन यही आता है कि पदार्थ क्या है। क्या जी नहीं पढ़े हैं क्या ये? वह हर एक पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसका कुछ भार हो, इसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। एक बात और, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। पहले आप दोनों का मतलब समझ लीजिए। ये वाला जो द्रव है ये लिक्विड को इंडिकेट करता है। लिक्विड, तरल, तरल पदार्थ, इसको द्रव कहते हैं। और इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, चाहे कोई भी पदार्थ हो, इसको भी हम एक द्रव्य कहेंगे। और एक द्रव्य पंडित जी यूज करते हैं, उसका मतलब रुपया होता है। तो इसमें रुपया वाला बात कहीं आपको आने वाला, रुपया वाला बात ऑफिस में आता है। यहां पर ये वाला जो जब भी द्रव्य आएगा तो पदार्थ को सूचित करेगा, और ये वाला द्रव तरल पदार्थ को, लिक्विड पदार्थ को सूचित करेगा, ठीक है। रिडिफाइन कीजिए तो इसको। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। जैसे कलम, किताब, पेंसिल, हम, तुम, सब सब पदार्थ ही हैं। क्या हम लोग पदार्थ नहीं हैं? हम लोग का भी कुछ द्रव्यमान है, हम लोग भी कुछ स्थान घेरते हैं, पदार्थ ही हैं हम लोग। अब बताइए पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो आप एक काम कीजिए, ये इत्यादि तक लिख लीजिए, चूंकि टाइम अब ओवर हो रहा है। और आप ये लिख लीजिए पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, और इसको खाली लिख लीजिए, कल से हम सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। क्या ऊपर वाला डेफिनेशन हो चुका है? तो नीचे एरो देके लिख लीजिए, इस तरह का जहां पर सिंबल होगा एरो देके लिखिएगा। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यहां तक लिख लिया क्या होती है? यहीं पर रुक जाओ, क्या है कि आगे फोटो वोटो बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा बात है जो कल बताएंगे, आज रहने देते हैं। अब सिर्फ लिख लीजिए पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है। कल हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे और समझेंगे आगे, ठीक है। आइए कल।